आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं। देखो, चैप्टर को हम लोग डायरेक्ट प्रश्नावली से नहीं करेंगे। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं जो डायरेक्ट प्रश्नावलियां पढ़ लेते हैं। हमें प्रश्नावली से नहीं, सबसे पहले इस चैप्टर को समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, इस चैप्टर की जो हम लोग टॉपिक पढ़ते जाएंगे उनकी बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है, क्या क्या उनकी मुख्य बातें हैं, क्या क्या कुछ नियम होते हैं। उसके बाद में आपके हर चैप्टर में प्रयास कीजिए वाले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे, फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, देन हम प्रश्नावली पे आएंगे। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इस तरीके से जब आप पढ़ने लग जाएंगे तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। देखिए, आपने पिछली कक्षाओं तक पढ़ लिया था कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है और पूर्णांक क्या होते हैं, है ना। मैं एक बार वापस बता देता हूँ। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर है ना। तो अगर मैं इसको यहां पर लिखता हूं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सो ऑन, ये सब क्या है, प्राकृत संख्याएं है ना। ये आपको अच्छे से पता है। फिर आपने इसके आगे एक जीरो और लगाया तो ये क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं है ना। एक से लेके 5 तक, एक से लेके जहां तक गिनती जा रही थी वो सब क्या थी, प्राकृत संख्याएं। जैसे ही आपने इसके अंदर जीरो और लगा दिया, ये सारी संख्याएं होगी पूर्ण संख्याएं। जीरो से लेकर के जहां तक गिनती है वो सब संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। फिर आपने इसके अंदर और माइनस वाले अंक भी जोड़े, जैसे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये माइनस की सारी संख्या है, फिर एक जीरो और एक उसके बाद में सारे धनात्मक संख्याएं, प्लस की संख्याएं। अगर ये सब किसी आपने एक बंडल में रख दिया, एक टोकरी के अंदर रख दिया, तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। मतलब ये हो गए आपके प्राकृत संख्याएं, ये सब मिलाकर के हो गए आपकी पूर्ण संख्याएं, और ये सारे मिलाकर के क्या हो गए आपके पूर्णांक। तो ये तो आपने पढ़ लिया था 7th क्लास तक। अब 8th क्लास में जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q में लिखा जा सके, है ना, मतलब भिन्नों में लिखा जा सके, और जहां पर P और Q, ये जो P और Q है ना, ये दोनों पूर्णांक होंगे। पूर्णांक मतलब समझ गए, मतलब ये हो गया कि माइनस की कोई सी भी संख्या हो सकती है, जीरो हो सकता है, और पॉजिटिव कोई सी भी संख्या हो सकती है, लेकिन Q जो है कभी जीरो नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। परिमेय संख्या में संख्या को P/Q में लिखा जा सकता हो, और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। इसके बाद सिर्फ Q ऐसा रहेगा जो कभी जीरो ना हो सके। पूर्णांक तो रहेंगे लेकिन पूर्णांक का ही जीरो को हटा दिया जाएगा, बाकी सब कुछ है ना Q के अंदर। तो ये परिमेय संख्या कहलाती है। 1 से जहां तक आपकी गिनती जाती है वो सारे नेचुरल नंबर हो गए। होल नंबर्स में 0 से लेकर के सारी गिनती हो गई, वो सारे होल नंबर्स हो गए। पूर्णांक में नेगेटिव भी सारी गिनती आ गई, पॉजिटिव भी सारी गिनती आ गई, और जीरो भी आ गया। परिमेय संख्या के अंदर आपको वो नंबर्स आएंगे जिनको P/Q में लिखा जा सके। अब जैसे एग्जांपल देखिए क्या होते हैं P/Q के अंदर, मतलब जैसे कोई भी पूर्णांक ले लिया मैंने 2, तो ये 2 बटा, अब कोई सा दूसरा पूर्णांक ले लिया 4, तो 2/4, ये एक आपकी परिमेय संख्या हो गई। आपने ले लिया -3/5, ये आपकी परिमेय संख्या हो गई, है ना। आपने ले लिया -1/-2, ये आपकी परिमेय संख्या होगी। जिनको आप P/Q में लिख सकते हो, P और Q आपके पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन Q को आप, नीचे वाली संख्या को आप कभी भी जीरो नहीं लिखोगे। तो ये होती है आपकी परिमेय संख्याएं। अब यहां पर आप एक चीज और देखिए, जैसे आपने कुछ लिखा 4, केवल 4 लिखा, तो आप 4 को 4/1 भी लिख सकते हैं, इसका मीनिंग भी 4 होता है। तो ये भी परिमेय संख्या हो गई, है ना।
तो मतलब ये हुआ कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं, जितने भी पूर्णांक है, ये सब जो है वो सब परिमेय संख्याएं है। ठीक है, लेकिन बस जिसके बटा में 0 आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये हमने परिभाषा में पहले ही बता दिया, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आपने इसके नीचे 1 लगाया, लेकिन ये इसका मीनिंग 4 ही होता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो आप कह सकते हो सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन उनके नीचे 0 नहीं आना चाहिए q की जगह, और p बटा q में रखे जा सकते हो, और सारी संख्याएं रखी जा सकती है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता वहां आप 1 रख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपके जो प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so on, पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड so on। पूर्णांक होते हैं आपके 0 के बाद पॉजिटिव्स, so on तक नेगेटिव्स, so on तक। ये आपके प्राकृत संख्या है, ये आपकी पूर्ण संख्या है, और परिमेय संख्या है जिसको p बटा q में लिखा जा सकता है। 2 बटा 5, 3 बटा 5, -3 बटे हुए 4, 6 बटा 1, 8 बटे हुए 9, -4 बटे हुए -5, -5 बटे हुए 3, 3 बटा हुआ -2, कुछ भी, ये सारी क्या चीजें हैं? परिमेय संख्याएं हैं। इनके नीचे q के यहाँ पर 0 नहीं आ सकता कभी भी, और p बटा q में रखे जाते हैं। ये q का कभी 0 नहीं आता है। ठीक है, p बटा q में रखे जाते हैं, q में कभी 0 नहीं आता है। ये चीज का हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। सारे पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय संख्या में आते हैं। तो आप इसको ऐसा कह सकते हो, सभी प्राकृत संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं होती है? देखिए, ये सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में है, हाँ होती है, मतलब यस। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं? ये सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में है, हाँ है, मतलब यस। क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकते हैं? सभी पूर्णांक, ये सारे पूर्णांक क्या परिमेय संख्या हो सकता है? जैसे -4 परिमेय संख्या हो सकती है, हाँ, इसके नीचे 1 रखते हैं तो हो जाएगी, और 1 किसी के नीचे भी लगाया जा सकता है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हो सकते हैं। अब इसके विपरीत देखिए, क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर आपकी p बटा q में कुछ नहीं है ना, सिंपल नंबर से। लेकिन ये 2 बटा 5 है, तो ये पूर्णांक नहीं है। मतलब ये हुआ कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकते। इसी तरीके से देखिए, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हो सकती है? ये सारे पूर्णांक है, क्या ये सारे पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हो सकते? नहीं, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, इसमें माइनस होता ही नहीं, तो फिर ये नो। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती है? इसमें 0 आ रहा है, इसमें नहीं होता, तो नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से समझिए। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकते हैं, सभी पूर्णांक इन जो है आपके वो परिमेय संख्या हो सकते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत देखा जाए तो पूर्णांक परिमेय होते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होते, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है संख्याओं वाला, ये 6th क्लास से स्टार्ट होकर के 10th क्लास तक जाता है, और वहां तक स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है। एक बार आप इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लें, आप कभी नहीं भूलेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, अब इन संख्याओं के कुछ गुण धर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है।
तो जैसे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आपके टॉपिक है, आपके चैप्टर का नाम परिमेय संख्याएं, तो इसके 3 गुणधर्म होते हैं, संवृत, क्रम विनिमेयता और साहचर्य या सहचारिता। तो हम इन सारे गुणधर्म को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होते हैं। परिमेय संख्या क्योंकि P/Q के अंदर होती है, तो परिमेय संख्या का गुणधर्म समझाने के पहले मैं आपको प्राकृत संख्याओं के गुणधर्म समझा देता हूं। तो अब हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं प्राकृत संख्याओं के संवृत गुणधर्म की जांच करना। तो आपको संवृत गुणधर्म क्या होते हैं ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्राकृत संख्या तो पता है ना आपको क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये तो आपको पता है। अब इसके गुणधर्म की आपको जांच करनी है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग चीजों पे अलग अलग इनकी प्रक्रियाओं के ऊपर इसको टेस्ट करते हैं। जैसे योग में क्या ये संवृत गुणधर्म है, क्या घटा के अंदर है, क्या गुणा में है या भाग में भी है ना। तो इसको हम कैसे चेक करते हैं, देखिए सबसे पहले एक प्राकृत संख्या लीजिए, इनमें से कोई सी भी एक प्राकृत संख्या मैंने ले ली, जैसे 5, इसमें एक और प्राकृत संख्या को जोड़ दीजिए, कोई सी भी मैं ले लेता हूं जैसे 6, कितने आ गए, 6 और 5 11। क्या 11 प्राकृत संख्या है, हाँ ये प्राकृत संख्या है। 7 के बाद 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा, तो 11 प्राकृत संख्या है। अगर आप कोई सी भी प्रक्रिया की जांच कर रहे हैं, तो अगर आपने योग वाली जांच करी तो दोनों प्राकृत संख्याओं को जोड़ा, तो इनका जो रिजल्ट अगर प्राकृत संख्या आता है तो ये संवृत है। ठीक है, समझ में आ गया। संवृत कब होता है, जब दोनों प्राकृत संख्याओं के साथ में जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो करने के बाद जो रिजल्ट भी प्राकृत संख्या आता है, तो फिर ये आपका संवृत है ना। तो योग प्रक्रिया इसमें संवृत है। अच्छा, अब घटा के अंदर देखते हैं। मान लीजिए आपने इनमें से कुछ भी ले लिया, 10 ले लिया, माइनस इनमें से आपने कुछ भी ले लिया, 4 ले लिया, तो यहां पर 6 आ रहा है। ठीक है, तो 6 प्राकृत संख्या में होता है। लेकिन मैंने कोई दूसरा एग्जांपल लिया, जैसे मैंने पहले 10 ले लिया, 10 और एक प्राकृत संख्या मैंने 10 ले ली, दूसरी प्राकृत संख्या मैंने 15 ले ली। ठीक है, तो 10 में से 15 गए तो कितने बचे, मैंने आपको समझाया था, आप लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ा है। जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस तो एक बार कर लेंगे, 15 में से 10 गए तो 5, लेकिन निशान आप बड़ी संख्या का लगाते हो, तो 10 में से 15 जाते हैं तो क्या आता है, -5। अब मुझे बताइए क्या -5 प्राकृत संख्या है, नहीं है, ये प्राकृत संख्या नहीं है, तो फिर ये संवृत गुणधर्म में नहीं आता है। आया समझ में। हमें इन प्रक्रियाओं के अंदर इसको करके देखना होता है, तभी इनके गुणधर्म की जांच होगी। योग वाले में दोनों का योग किया, घटाव वाले के अंदर दोनों को घटाया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं गुणा के अंदर। जैसे आपने कोई भी प्राकृत संख्या ले ली, इसमें से एक जगह 2 ले लिया, एक जगह आपने 7 ले लिया, तो 2 × 7 किया तो 14 आ गया, तो ये क्या है, प्राकृत संख्या है। तो आप ये लिख सकते हो इसके अंदर कि प्राकृत संख्याएं गुणा के अंतर्गत संवृत है। ठीक है, प्राकृत संख्याएं जो है वो योग के अंतर्गत संवृत है, घटा के अंतर्गत संवृत नहीं है, गुणा के अंतर्गत संवृत है। अब हम इसको चेक करते हैं, क्या ये भाग के अंतर्गत भी संवृत है। ठीक है, जैसे हमने प्राकृत संख्या ले ली, इसमें से कोई सी भी,
5 ले ली, इसमें आपने भाग दिया 2 का, मतलब ये हो गया 5/2। तो 5/2 तो इसके अंदर कहीं पर भी नहीं है, तो ये आप लिख सकते हैं प्राकृत संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि हमें इन चारों प्रक्रियाएं के अंदर प्लस, माइनस, गुणा और भाजक, इन चारों प्रक्रियाओं के अंदर किसी भी संख्याओं के गुणधर्म की जांच की जाती है इस तरीके से कि जब आप जो योग वाली कर रहे हो तो आप योग करके देखिए जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो भी प्राकृत संख्या है या नहीं। घटा वाली कर रहे हो तो घटा करके देखिए प्राकृत संख्या आती है या नहीं। गुणा कर रहे हो तो गुणा करके देखिए प्राकृत संख्या आती है नहीं, और भाग करके देखिए कि प्राकृत संख्या आती है नहीं। तो प्राकृत संख्याएं योग एवं गुणा के अंतर्गत संवृत है। प्राकृत संख्याएं घटा एवं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब अपन आगे चेक करते हैं। चलिए, तो यहां पर हमने एक शीट ली है जिसमें प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं सारी की एक चार्ट बना हुआ है, जिसमें ये अपन चेक करेंगे कि ये योग के अंतर्गत समर्थ है, व्यवकलन यानी घटा के अंदर समर्थ है, या गुणन के अंदर है, या भाग के अंदर है। सबको चेक किया जाएगा। योग मतलब प्लस को चेक करना है, व्यवकलन मतलब माइनस को चेक करना है, गुणन मतलब गुणा को चेक करना है, भाग मतलब भाजक को चेक करना है। ठीक है, तो यहां पर हम प्राकृत संख्याओं का अभी जस्ट चेक कर चुके हैं कि योग में होती है समवृत, व्यवकलन में नहीं होती है, गुणन में होती है और भाग में नहीं होती है। ये अभी हमने थोड़ी सी देर पहले चेक किया था। अब हम चेक करते हैं पूर्ण संख्याओं में क्या होता है। चलिए, अब हम देखते हैं पूर्ण संख्या के अंदर पूर्ण संख्याएं क्या होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यहां पर हम देखो एक काम करते हैं, एक पूर्ण संख्या हमने ली जैसे 2, एक पूर्ण संख्या हमने ली 5, दोनों को जोड़ा तो क्या आया 7। ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो मतलब पूर्ण संख्याओं को पूर्ण संख्या से जोड़ने पर ये पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत है। तो इसको हम लिखेंगे यहां पर हाँ। घटाव में देखते हैं, जैसे आपने एक पूर्ण संख्या ली 2, एक ली आपने -5, मतलब घटा रहे, एक आपने 2 ली, एक आपने ली 5, तो आपने क्या लिखा 2 - 5। ठीक है, एक आपने पूर्ण संख्या ली 2, एक आपने ली 5, इनको आप घटाइए तो क्या आता है आंसर -3। घटाना आता है ना अच्छे से। -3 क्यों आया, बड़ी संख्या का निशान है इसलिए। अब -3 इस पूर्ण संख्या में कहीं नहीं आता है, तो इसका मतलब कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समर्थ नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं गुणा के अंतर्गत। तो कोई भी एक संख्या ले लीजिए, जैसे वापस यहाँ पे 2 लिया और इधर 5 लिया, तो गुणा किया हमने, कितने आ रहे हैं 10। कोई और एग्जाम्पल ले लो, 1 लिया फिर 10 लिया, तो कितने आ रहे हैं 100। मतलब ये हुआ कि जो भी आंसर आ रहा है वो पूर्ण संख्याओं के अंदर अवेलेबल है। या किसी को आपने 0 से गुणा कर लिया, 3 × 0 = 0, तो ये भी पूर्ण संख्या में है। मतलब ये हो गया कि पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत है। ठीक है, तो इसका भी अपन क्या लिखेंगे यहां पर हाँ। अगला देखते हैं भाग।
भाग में आपने किसी में भी कोई सा भाग दे दिया, 1 में 2 का भाग दिया तो यहाँ पर तो 1/2 कहीं नहीं है ना। किसी में आपने 1 में 0 का भाग दे दिया तो यहाँ पे 1/0 कहीं नहीं है, तो ये संवृत नहीं है। पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। मतलब ये हो गया कि जो प्राकृत संख्याओं के रिजल्ट थे वही रिजल्ट हमारे पूर्ण संख्याओं के भी हैं। ठीक है, चलिए पूर्णांक के अंदर देखते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे आपने 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 ये 100 तक जाएगा। इधर आएगा आपका -1 -2 -3 और ये आगे तक जाएगा। ठीक है, ये पूर्ण संख्या होती है। अब हम योग में देखेंगे। आप योग किसी का भी कर लीजिए, -3 को जोड़ लीजिए, 2 के साथ जोड़ लीजिए तो माइनस का 1 आ जाएगा, है ना। 2 + 3 कर लीजिए तो 5 आ जाएंगे। तो कुछ भी आप जोड़िए तो ये पूर्णांक ही आएंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं हाँ। अब हम व्यवकलन का देखते हैं। किसी को किसी से भी बाकी निकाल लीजिए। -3 को निकाल लीजिए 2 के साथ में तो ये -5 आ गए, या आप 2 को निकाल लीजिए 3 के साथ में तो -1 आ गया। तो ये भी इसमें आपका संवृत है, तो यहां भी आप लिखेंगे हाँ। गुणन के अंदर देखते हैं अपन। किसी को भी किसी से भी गुणा किया, -3 को -2 से गुणा किया तो 6 आपका आंसर आ गया। तो ये भी पूर्णांक ही है, तो इसका मतलब ये भी संवृत है। अब हम भाग का देखते हैं। भाग आपने किया जैसे 2/3 कर दिया तो ये तो पूर्णांक में नहीं आता है, इसका मतलब ये संवृत नहीं है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के संवर्त की जांच। तो संवर्त गुणधर्म की जांच करने के लिए हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं योग के अंतर्गत संवर्त है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको अपन पहले देखिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। वो सारी पूर्ण संख्याएं जो P/Q के अंतर्गत लिखी जा सके और Q जो है उसका 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये 2 कंडीशंस होती है परिमेय संख्या की, ऐसी सभी पूर्णांक जो P/Q में लिखे जा सके और उसका जो Q है वो कभी 0 नहीं हो सकता। तो ऐसा अपन चेक करके देखते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक आपने परिमेय संख्या ली, जैसे मैंने एक परिमेय संख्या ली 1/2। ठीक है, एक परिमेय संख्या ले ली मैंने 1/4। अब इन दोनों को जोड़िए, जोड़ना आता है आपको। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। 4 एलसीएम लिया, 4 तो 2 का भाग आपने 4 में दिया, 2 बार गया, उस 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आया, प्लस 4 का भाग 4 में दिया, 1 बार गया, फिर 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया। तो ये हो गया 3/4। तो ये भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब हाँ, ये परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत है। अब हम देखते हैं क्या व्यवकलन के अंतर्गत है। तो हम इसको माइनस करके देखते हैं। 1/2 माइनस 1/4। तो इसी तरीके से एलसीएम लिया आपने 4, 2 का पहाड़ा आपने बोला 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया 2, फिर यहाँ माइनस लगाया 1। तो ये हो गया 1/4। तो ये भी संवर्त है क्योंकि ये भी आपकी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये गुणा के अंतर्गत संवर्त है। तो गुणा करते हैं हम किसी को भी। जैसे आपने 1/2 को गुणा किया माइनस के 1/4 से, तो ये हो गया आपका माइनस का 1/8। तो ये भी आपकी परिमेय संख्या होती है। तो आपने इसको संवृत है लिखेंगे कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत भी संवृत है। अब भाग हम देखते हैं। जैसे ही आपने किसी पूर्ण संख्या के अंदर आपने लिख दिया 2/0, तो ये तो हो ही नहीं सकता, परिभाषित ही नहीं है। ठीक है, तो या फिर आपने 1/2/0 कर दिया तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये संवृत नहीं है। ये जो मैंने आपको बताए हैं हाँ,
नहीं, हाँ, नहीं। ठीक है, इसमें भी हाँ, नहीं, हाँ और नहीं। इसमें तीनों में हाँ है और इसमें नहीं है। इसमें भी तीनों में हाँ है और इसमें नहीं है। तो आप इनकी एक चार्ट, एक टेबल बना लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ के याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत काम में आने वाली टेबल है। तो आज के चैप्टर में इतना ही। हम अगले चैप्टर के अंदर अन्य गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। तो जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है बिल्कुल आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा और अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।